हमारे साथी सहयोगी संजीव संकुश जी, नवनीत शर्मा जी, संजीव बरियाना जी और हमारे डीपीआर राजीव कुमार जी और हमारे पत्रकार साथी जो यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में आए हैं। आज हम प्रेस दिवस मना रहे हैं और सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन को खास तौर पे बधाई देता हूँ कि इन्होंने प्रेस दिवस की अहमियत को समझा और आज पत्रकारों के लिए यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया। ये आपकी शान में कार्यक्रम आज चल रहा है और उसका आयोजन कैसे होना चाहिए, एक रस्मी आयोजन होना चाहिए या कि उसको कोई उससे आगे लेके जाना चाहिए। साल में एक बार आयोजन होना है और उसका पैमाना बदला जाए। हमारी अभी अवस्थी जी से भी बात हो रही थी जो कि विभाग देख रहे हैं। मैंने उनको भी कहा कि पत्रकारों का ये दिन जो है पूरी सज धज के साथ आयोजित किया जाए ताकि उनको भी लगे कि सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है। ये देखो, जब मैं कुछ बोलूंगा तभी आपके सारे आक्रोश सामने आएंगे। तभी आप लोग जो है तभी ये सारा सामने आएगा मसला, क्योंकि ये जो मेरे साथी लोग बोल रहे हैं सामने से, इनको मैं यही कहना चाहता हूं, सरकारी है या अखबारी है इसमें फर्क होता है। हालांकि मैं सरकार में हूं, इसके बावजूद भी मैं पत्रकार के नाते ये बात बड़े दबंग तरीके से कहता हूं कि पत्रकार का तो उसी दिन पता लग जाता है कि उसकी श्रेणी क्या है। और किस पत्रकार की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके सर्टिफिकेट की कोई सरकार से जरूरत नहीं होती। उसका रीडर बताता है, उसके फॉलोअर्स बताते हैं कि उसकी श्रेणी क्या है। मैं तो खुद पत्रकारिता की श्रेणी से निकला हूं, 20 साल पत्रकारिता की। तो कुछ लोगों को लगा कि ये पत्रकारिता से आगे भी जा सकता है व्यक्ति। तो आज हम लगातार 5 चुनाव जीत के आपके साथ हैं, जबकि लोग उस समय भी कहते थे कि पत्रकार तो राज्यसभा में जाने के लिए हो सकता है, पत्रकार चेयरमैन बनाया जा सकता है। हमारे गणेश दत्त जी से अन्यथा ना दें, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। लेकिन एक धारणा थी कि पत्रकार सिर्फ नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स करेगा। फिर किसी को था कि हाँ, एक बार जीत गए तो एक बार का अजूबा होगा, अगली बार देखेंगे। फिर अगली बार हो गया, फिर कहा तीसरी बार देखेंगे, फिर कहा तीसरी बार हो गया, चौथी बार देखेंगे, 5वीं बार देखेंगे। लेकिन हमने राजनीति में ये बताया है कि पत्रकार को कोई भी व्यक्ति हल्के से ना ले। और आज हमने अगर चुनाव भी जीते हैं तो हर बार अलग मार्जिन से जीते हैं। मुझे पहले इलेक्शन में 16,000 वोट पड़े,
दूसरे में 22,000 पड़े, तीसरे में 27,000 पड़े, चौथे में 35,000 पड़े, अंतिम में 40,000 पड़े। और इसलिए हमारा, आप तो हमारे शुभ चिंतक रहे हैं, आप यही सोचेंगे, क्योंकि जब हमें आज भी याद है, जब हमने पहला चुनाव लड़ा तो सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था रिजल्ट का तो वो मेरे पत्रकार साथी थे कि गई भैंस पानी में। तो इसलिए जब हम यहाँ पे आज ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, आप सब समाज का एक बहुत ही सम्मानित वर्ग है। आज हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, उनका ये विभाग है और उनके साथी सहयोगी इसमें जो है अवस्थी जी हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी तबीयत नासाज हुई, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। चंद ही दिन में हमारे बीच भी आएंगे। उनका मुझे निर्देश आया कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपके बीच में हूं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो मैं आऊंगा, मुझे भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा लंबा चौड़ा नोट पढ़ने को दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा और इसे पढ़ा हुआ समझा जाए, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और हमारे 3 साथी और सहयोगियों ने आपको जो है अपने विचार रखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आपको काफी ढांढस बढ़ाने की भी इन्होंने कोशिश की कि आप पे कोई खतरा नहीं है, आप सब सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह बचे रहोगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पत्रकार का अपना एक वैल्यू है। जिस समय हमने पत्रकारिता शुरू की थी उस समय पत्रकार की रिस्पेक्ट पूरे परवान पे थी, और उस समय के जो पत्रकार थे जिनको हम देखा करते थे, उनको देख के हमें लगता था कि हमें पत्रकारिता को ऑप्ट करना चाहिए। और हालांकि मैं अंग्रेजी से आया था, अंग्रेजी विषय से आया था, मुझे हिंदी का ज्ञान भी नहीं था कि किस तरफ से मात्रा लगानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिंदी पत्रकारिता को अपना लिया। और बहुत मरहले ऐसे आए, बहुत समय ऐसा आया, सरकार ने मान्यता रद्द कर दी, हमने कहा जाएंगे नहीं, मान्यता बहाल करने आप ही आओगे। और हमें आज भी याद है डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन उस वक्त के जो है खुद ही जो है बिना एप्लीकेशन दिए जो है एक्रीडेशन कार्ड बना के आगे कि ये आप पकड़ो और हमें माफ करो। 2-2 करोड़ रुपए के डेफेमेशन के केसेस हमारे पे हुए। यहां जो मूर्ति चोरी हुई थी मंदिर से, चोरी भी की और बाद में जो है हिमाचल भवन दिल्ली के सामने जो है मिली, केसेस भी किए, फिर पता नहीं कहां भाग गए। हमने कहा कंटेस्ट करेंगे। जर्नलिस्ट पे क्रेडिबिलिटी का संकट नहीं होना चाहिए और उसको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए।
आजकल तो मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा मैं बड़े विभागों का मंत्री रह लिया, अब तो कई दफ़ा तो हमारे विभाग के बारे में आपकी दी हुई खबर हमें पूछना पड़ता है कि क्या मैंने किया था, क्या ऐसा हुआ भी है। इतने कॉन्फिडेंस से सुनाई जाती है जैसे पत्रकार ना हो, सरकार चला रहा हो। और इसलिए आप इतने संख्या में यहां पे लोग बैठे हैं, हमें तो अच्छा है। आप जितना सरकार के बारे में लिखेंगे हमें सूट करता है, आप हमारी नीतियों की प्रशंसा करेंगे, हमें सूट करता है। लेकिन फिर भी एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि भाई अपना प्रोफेशन करो, अपना काम करो। और जो लोग पत्रकारिता में ऊंचाई पे गए हैं वो भी यहीं से निकले हैं। हमारी एक मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर करवा दी दिल्ली की, हम वापस आके आज उप मुख्यमंत्री बन के आपके सामने बैठे हैं। हमने उफ नहीं की, हम चले गए 4 साल के लिए दिल्ली। वहां नए दोस्त मिल गए जिन्होंने कहा नहीं, आपका रास्ता अलग है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तो किसके जीवन में कब क्या करवट आ जाए, आपके माथे पे क्या लिखा हुआ है, आपके लिए ईश्वर ने क्या लिखा हुआ है, वो आपको मिल के रहेगा। लेकिन कुएं के मेंढक बन के भी काम नहीं करो। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे विचार दे रहे हैं, लेकिन मैं तो शिमला से चिपके रहूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, इधर ही बात करूंगा। बाहर आपका सागर इंतजार कर रहा है, जरा कदम तो उठाइए। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, चंद लोगों की मजबूरी हो सकती है कि उन्हें जो है उनका परिवार है या उन्होंने यहां लंबे समय से पत्रकारिता कर ली है। लेकिन नए बच्चे तो जो हैं, अब तो सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारे जर्नलिज्म से आए हैं। और मैं डायरेक्टर साहब से भी ये कहना चाहूँगा और अवस्थी जी से भी ये कहना चाहूँगा, जब आप प्रेस दिवस मनाते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों को बुलाओ जो कि जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो भी देखें कि हमारे साथी सहयोगी जो आज पत्रकार हैं वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या बनना है। जैसे आज आपने कल्चर प्रोग्राम करवाया, अगर आप उन बच्चों को भी बुलाओ, उनके प्रोफेसर्स को बुलाओ जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो वो भी देखें कि डायस पे जो लोग बैठे हैं इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, ये संपादक कैसे बने। और ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन, ये तो अपने आप में ही इसका एक एक आदमी, ये नहीं डायरेक्टर, पीएन से लेके डायरेक्टर तक सब पत्रकार हैं। जब ये आपकी एक खबर छपवाते हैं पॉजिटिव, तो इनके दिमाग में जो है 10 नेगेटिव खबरें भी घूम रही होती हैं कि इनके बारे में ये भी हो सकता है। और हमने ऐसे कई प्रकरण हमने देखे जहां पब्लिक रिलेशन वालों ने ही जो है सामने वाले की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि उनको सब इन्स एंड आउट पता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट भी पत्रकार है और पत्रकारों के लिए ही है। और हम तो डिपार्टमेंट से और उसको संभाल रहे हमारे अवस्थी जी से ये कहेंगे कि जितना बेस्ट ऑफ द रिलेशन आप कायम कर सकते हैं वो आप इनके साथ कायम कीजिए। जितना राब्ता आप कायम करेंगे उतना ही जो है सरकार के बारे में, उसके लिए गए फैसलों के बारे में इन्हें लिखने में सुविधा रहेगी। और
अब तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमारी बहन कह रही थी कि हर व्यक्ति जो है जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है, और ये हकीकत भी है। आप देख रहे हैं कि अभी जब त्रासदी आई और उस त्रासदी में जब जैसे बिल्डिंगें गिर रही थी, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसको गिरते हुए लोगों ने वीडियो बना के आपको ना भेजा हो। कोई ऐसा नहीं है जहां कारें बह रही थी और लोगों ने उसका वीडियो ना भेजा हो। कोई ऐसा नहीं है जहां पुल ढह रहा था, गिर रहा था और लोगों ने पूरे गिरते गिरते उसका जो है पिक्चर ना ली हो। तो हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति भेज रहा है। जिसकी कि हमारे जागरण के संपादक जी ने कहा भी, अभी हमने ट्रांसपोर्ट में किया है कि ट्रांसपोर्ट में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कभी कोई उठाने नहीं जाता। अब हमने कर दिया कि क्योंकि उसको ये डर है कि सबसे पहले मेरे खिलाफ ही केस हो जाएगा कि तू ही मार के गया होगा इसको, कोई उठाता नहीं था। अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, उल्टा आपको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा कि आपने उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो लगातार मसले सामने आ रहे हैं। नशे का मसला आपके सामने है। हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो खासतौर पे चिट्टा है उसमें किसी की सिफारिश मान्य नहीं होगी प्रदेश में, चाहे वो कोई वर्जी पॉलिटिशियन हो, कोई एमएलए हो, कोई एक्स एमएलए हो, चाहे कोई भी हो। पुलिस को भी हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और अभी प्रदेश की जेलें भर गई हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है सिंथेटिक ड्रग्स में लोग आ चुके हैं। 1575 मामले दर्ज हो गए हैं, 14 किलो चिट्टा पकड़ा जा चुका है। और आप देखें कि किस ढंग से ये समाज के लिए खतरा बना हुआ है। अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें आपका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। पत्रकार साथी लगातार खबरें कर रहे हैं कि कितने मामले हो गए, कितनी गिरफ्तारियां हो गई। 2200 कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस साल के दौरान, और लगातार ये चल रहा है। और हमारा आपसे ये आग्रह रहेगा कि जो प्रदेश हित में काम हो रहा है उसमें हमारा सहयोग करें आप सब साथियों से। अब ठीक है, यहाँ पे ट्रिब्यून से संजीव जी कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने आपको बताया। अभी मेरे एक साथी कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए, वो भी मुझे इस ऐप के बारे में बताना चाह रहे थे। तो मैंने कहा, जब वो ब्रीफ कर रहे थे मुझे कहने लगे मुकेश अग्निहोत्री के लिए एक लव लेटर लिखो। वो 2 मिनट में लव लेटर आ गया, प्रेम पत्र 2 मिनट में आ गया सामने। नहीं, अब अगर इतनी तेजी से वो लव लेटर भी लिख सकता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या लिख सकता है, कितना बड़ा है क्या। और फोटोज का तो है ही आपके सामने कि फोटो ट्रैकिंग पे लगा दी जाए। और पुलिस इस समय हमारी हिमाचल पुलिस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, काफ़ी बड़े पैमाने पे जा रही है। अभी जो आपके सामने क्रिप्टो करेंसी का केस हुआ, इसमें 1 लाख लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, 2500 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, और इतना लंबा चौड़ा डाटा है जो मैनुअली नहीं किया जा सकता है। उसको जो है सारा जो है उसमें फीड करके उसको स्ट्रीमलाइन करके सारा रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। रोड सेफ्टी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैमरास वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सारी डिटेल जो है एक क्षण में आ जाती है कि फ़ोटो उसने खींची नहीं तो आपने डाली नहीं की ट्रैकिंग में, तो आदमी पकड़ा जाता है। अब कौन गोली चला के
अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे एक गोली का प्रकरण हुआ, 6 के 6 लोग पकड़े गए। किसने कारतूस दिया, किसने बंदूक दी, किसने फ़ोन किया, किसने आगे बताया, किसने गोली चलाई, और सब लोग हिरासत में आ गए। ये विषय तो डिफेंस, अब हमारे यहाँ आईआईटी आ गई, ट्रिपल आईटी आ गई, जो कि वो तो काम ही इन चीज़ों पे कर रहे हैं। आईआईटी मंडी आ गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और मानव रहित जो है किस ढंग से उपकरण चलाने हैं, जहाज चलाने हैं, या वो सारी बातें सामने है। इसलिए डिफेंस और पुलिस के लिए तो ये बहुत चीज़ें कारगर हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, लॉ फर्म्स है, पहले 10 आदमी रखती थी, अब 2 आदमी रखेंगे, क्योंकि उनको सारा, ऐसे ही मीडिया में भी जितने आदमी घटाए जा सकते हैं, जब बनी बनाई स्टोरी मिल जाएगी तो किया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं ना, अब आप देखते हैं रोज अखबार आ जाती है, डिजिटल अखबार आती है, आदमी एक भी साथ नहीं है, लेकिन पूरा एडिशन छप जाता है। और हमारे यहाँ भी पत्रकार बैठे हैं, बड़े आदरणीय सम्माननीय साथी हैं हमारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं आते। हमने पूछा क्यों नहीं आए, कहते सोशल मीडिया वाले आए थे। इसका मतलब उनका भी काम साथ में ही हो गया। जबकि हकीकत ये है कि पत्रकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, हम क्या बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, जो वो गैदर अपने आप करके लेके जाएगा वो वही जानता है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि हमारे काफ़ी अग्रणी समाचार पत्रों के साथी यहाँ नहीं है, और एक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि जी सोशल मीडिया वाले सारा स्थान घेर लेते हैं। भाई आप कोई फैसला कर लो, सोशल मीडिया किस तरफ खड़ा होगा या बैठेगा, या अखबार वाले किस तरफ बैठेंगे, प्रिंट मीडिया किस तरफ बैठेगा। ठीक है, उनको कुछ नजर ही नहीं आता तो उन्होंने आना छोड़ दिया। अब वो कहते हैं बात ही नहीं होती, पीछे से सवाल ही नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ सोशल मीडिया ही आगे सवाल करता है, सोशल मीडिया का ही आपस में टकराव होता है आगे। और प्रिंट मीडिया को आपने जो है, तो कोई आपको ये व्यवस्थाएं तो आपको खुद बनानी है कि भाई दूसरे वाला भी कुछ ना कुछ बात कर सके, अपनी बात रख सके। और सोशल मीडिया में नए लोग आए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पुराने लोग जो है उनका सम्मान जरूर करें, अपने से बड़ों का, जिन्होंने लंबी लाइफ इसमें लगाई है। मैं आज प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, कई बार मंत्री रह लिया, मैं आज भी कई पत्रकारों के पांव हाथ लगाता हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले इस फील्ड में थे। मेरे से पहले जो है हमने उनको देखा कि कैसे काम किया। बहुत आपके लिए वो आदर्श साबित हो सकते हैं, आपको 36 बातें बता सकते हैं। अब ये तो यही दौर का पत्रकारिता हो गई, जहां पे जूनियर पत्रकार सीनियर के लिए कुर्सी तक नहीं छोड़ता, उसको लगता है मैं ही सबसे वरिष्ठ हूं। लेकिन ये सम्मान की, डिसिप्लिन की, ये परिपाटी जो है देवभूमि की, ये चली रहनी चाहिए। एक दूसरे का आदर सम्मान हमें करना है। मेरी तो कुर्सी सरकारी है, नहीं तो मैं तो इस पे भी बैठा देता पत्रकार जो हमारे से सीनियर है। हमने, चाहे प्रकाश लोमी जी थे, चाहे कृष्ण भानु जी थे, ये हमारे से पहले के लोग थे। जब इनका नाम गूंजता था, फिर ये शशिकांत जी, रंजू एरी जी, दूसरे लोग, हम लोग सब दूसरे, यहाँ दूसरे दौर के लोग आए,
उसके बाद गौरव जी वगैरह ये लोग आए, और उसके बाद की एक अगली पीढ़ी आप लोग आ गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, और आप उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो देखते हैं, हम तो आपकी दाद ही दे सकते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे सवाल पूछा जा रहा था, हमारी एज ए पत्रकार मेरा ये प्रयास रहेगा, और मैं सरकार में भी बात करूंगा जब समय, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और अवस्थी जी से भी मैं कहूँगा। ठीक है, कई सरकारों ने पत्रकारों को पेंशन दी है, हम बात करेंगे कि एक नॉर्म्स के तहत जो है किस ढंग से हम आप लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। मेडिक्लेम की बात कर रहे हैं, दूसरा है, वो तो मैं मजाक में कह रहा हूँ कि सुविधा भोगने की बातें तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, हमने भी बहुत भोगी हैं। अब तो आप सबके पास कारें हो गई या सुविधाएं अपनी हो गई, हमारे टाइम में तो कारें भी सरकार से मंगानी पड़ती थी। अगर किसी को मनाली जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन पत्रकारिता ठीक थी। हमें याद है कि हम ट्राइबल इलाके में गए, वहाँ एक बस गिर गई, वहाँ पे बस गिर गई और पब्लिक रिलेशन के लोग थे, उन्होंने पत्रकारों को कहा जी आपको डिटेल दे देंगे, और पार्टी चल रही थी, सबने मुर्ग मुसल्लम खाए जाम छलके, और सुबह एक साथी ने फर्स्ट पेज पे जो है 4 लाइन की बॉक्स न्यूज़ लगा दी, जाम छलकते रहे लोग मरते रहे। तो वो पत्रकारिता थी जिसने ये तय किया था कि हमें जनता के लिए काम करना है। बिजली की तारें बेचने में एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, तो पत्रकार ने लिखा बिजली की तारों में भ्रष्टाचार का करंट। तो खबरें आती थी, एक से एक आती थी, ये नहीं था, ये कतई नहीं था कि कोई एक दूसरे को काटेगा। अब तो ये है कि तुम उसके खिलाफ लिखो, देखो उसकी फेवर में कितने खड़े होते हैं। ये नीति नहीं है। कि दूसरे की खबर को काटने का, आप अपनी ओरिजिनल खबर करो, आप अपनी खबर करो जो आप कर रहे हैं। आप दूसरे की मेहनत जो की हुई है उसको कैसे ठिकाने लगाना है, ये पत्रकारिता नहीं है। और आप देखो, ट्रिब्यून जैसी अखबार शिमला में छपती थी, आज चाहे चंडीगढ़ की शान हो, लेकिन संजीव जी को मैं बताना चाहता हूं, उसकी जड़ें और उसकी पृष्ठभूमि जो है शिमला से जुड़ी हुई है। शिमला से चली, मेंटनी कैसल में वो चली, और आज हमने जो फिल्म तैयार किया, हमने उसमें ट्रिब्यून का उल्लेख किया है कि वो यहाँ पे किस ढंग से छपती थी। और अखबार, नेहरू जी ने जब देश आज़ाद हुआ, उनके सामने 2 विकल्प थे। उन्होंने इसका जिक्र किया कि मुझे देखना है कि पत्रकारिता निरंकुश पत्रकारिता हो या कंट्रोल्ड पत्रकारिता हो। तो उन्होंने कहा मैं कंट्रोल्ड पत्रकारिता के पक्ष में नहीं हूं, पत्रकार को मैं निरंकुश भी बर्दाश्त कर लूंगा कि कुछ ना कुछ तो देश के लिए या प्रदेश के लिए ऐसा बताएंगे जिससे कि देश को आगे बढ़ाने में मदद हो। और जितने भी महान नेता हुए, उनमें से बहुत लोग जो है पत्रकार थे, उनके ब्लड में जो है जर्नलिज्म था। लेकिन एक अपने बिशंबर लाल सूद पत्रकार थे, यहाँ पे पर्वत की गूंज चलाते थे,
एक दिन हिमाचल भवन दिल्ली में मुझे मिले, मुझे कहने लगे कभी अखबार मत चलाना। मैंने कहा क्यों? कहते जितना भी पैसा है इकट्ठा करके एक ही दिन फूंक देना, रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर लो। ये कितना टफ काम है अखबार चलाना। अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं है, पत्रकारिता करना आसान काम नहीं है। सपने में भी हेडिंग टाइटल आपको याद आते हैं कि इसका ये हो सकता था, इसका ये बनाया जा सकता था। प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं यहां भी बेहतरीन काम करो, इस दायरे से बाहर निकल के आगे भी चलो, अपनी क्वालिफिकेशंस भी इम्प्रूव करो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई एसोसिएट प्रोफेसर बनो, कोई बच्चों को पढ़ाओ। और जब प्रिंट पत्रकारिता पे जब संकट आया था, जिस दौर में मैं राजनीति में आया, उसमें यही कहते थे प्रिंट बंद हो जाएगा। प्रिंट वैसे कभी बंद नहीं होगा। दौर आ सकते हैं, कभी दौर कभी आया कभी चला गया। तो उस दौर में प्रिंट पत्रकार के लोग बड़े हताश थे, तो सब कहते थे अब क्या होगा। टेलीविजन की दुनिया आ गई और टेलीविजन पे हर पल खबरें 24/7 है। लेकिन आपके सामने आज भी अखबारें हैं, अखबारें हमेशा रहेंगी। और लेकिन आपके पहले भी जो पत्रकारों के मालिक थे, कुछ अखबारों को छोड़ के पहले भी वो पूंजीपति हुआ करते थे। आज भी सोशल मीडिया में कुछ लोग खुद चला रहे हैं, बाकी पूंजीपति ट्राई कर रहे हैं कि उनका चैनल हो जाए। पहले राष्ट्रीय स्तर पे होता था, अब स्टेट स्तर पे होने लग पड़ा कि स्टेट में भी जिसका अच्छा कारोबार है वो सोच रहा है साथ में मैं एक सोशल मीडिया से लॉन्च कर देता हूं। तो यही चल रहा है। तो इसलिए जहां तक सरकार का सवाल है, हम आपको हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैं 2-3 छोटे किस्से आपको बताऊंगा, हालांकि बात लंबी हो रही है। 3-4 फैसले हमने लिए जिसके बारे में, जैसे अभी हमने एक पथ परिवहन निगम में लगेज पॉलिसी बनाई। अपना लिफाफा पकड़ाया, ये पठानकोट पकड़ा देना, ये जो है चंडीगढ़ पकड़ा देना, ये दिल्ली पकड़ा देना। और ये एक व्यवस्था लंबे अरसे से चल रही है। हमने कहा कि भाई जिसको भी अपना सामान पहुंचाना है, जो बस में सफर नहीं कर रहा है, तो वो हमारी बस को सेवा के तौर पे यूज कर रहा है, वो जो है उसका शुल्क दे। इतनी सी बात है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी एल्बम लेके गए थे उसका पैसा लग गया। कुछ लोग नहीं चाहते कि इसके माध्यम से हमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम हो चुकी है। अभी हमने शुरू किया, अभी भी काफ़ी लूप होल्स होंगे, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम हमें हो गई। और जो लोग भी अपना सामान भेजना चाहते हैं वो कायदे से भेज दें। दूसरा मसला ये है कि हम परिवहन के नंबर नीलाम करते हैं। नंबर है, गौरव जी ने कहा कि यार मेरे को 7 नंबर चाहिए। उन्होंने कहा दे देते हैं, मंत्री की डिस्क्रिप्शन है। कोई कह रहा मेरे को 11-11 चाहिए, कोई कह रहा मेरे को 9-9 चाहिए। हमने कहा ये जो सब लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, हमने कहा ठीक है हम इसका पोर्टल निकाल देते हैं। हमने शुरू किया कि आप इसकी बोली लगाओ। बोली लगी और एक नंबर 30 लाख का बिक गया, एक नंबर 10 लाख का बिक गया, एक 9 लाख का बिक गया। 7 करोड़ रुपए की इनकम हमें अभी तक हो गई है। और आपको भी कष्ट नहीं रहा कि मुख्यमंत्री जी को बोलो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बोलो या किसी मंत्री को बोलो, भाई आप पोर्टल पे जाओ, आप अपनी बोली लगाओ, आप नंबर ले लो जो शौकीन है। अभी हम 1 नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास 1 नंबर पड़े हैं, हम प्राइवेट को भी देने जा रहे हैं। पहले सरकारी गाड़ियों पे होते थे,
ठीक है, मिनिमम वैल्यूज़ की 5 लाख रखी है, जिसने लगानी बोली जिस लेवल तक जाता है चले और नंबर ले ले। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, लेकिन आप बताओ कि जब आपको व्यवस्था के तहत नंबर मिल सकता था, आप व्यवस्था से लो। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, चिंतपूर्णी मंदिर में हर व्यक्ति कहता है कि मेरा मत्था टेकवा दो। आज हमारे रिपोर्टर्स मैक्सिमम कहते हैं आज हमारे एडिटर आ रहे हैं, आज हमारे मालिक आ रहे हैं, आज हमारा एसोसिएट एडिटर आ रहा है, आज हमारा जो है दूसरा साथी आ रहा है, मत्था टिका दो। और तहसीलदार से लेके जो है थानेदार से लेके मंत्री तक सब मत्था ही टिकाने में लगे हुए हैं। हमने कहा वहाँ पे व्यवस्था बना देते हैं, एक व्यक्ति पे 200 रुपया सारा, 5 व्यक्तियों पे 1100 रुपये की व्यवस्था लगाई, और साथ में वो जो है ई रिक्शास लगा दिए एक साथ में, और हमारी जो है सुविधा दे दी, हमने लिफ्ट की सुविधा दे दी, मत्था टेकने की सुविधा दे दी, और उनको बैठने की सुविधा, सारी व्यवस्था बना दी। हमें 2 करोड़ रुपए की इनकम हो चुकी है। और लेकिन कुछ लोगों को तो ये मंजूर नहीं है। जब आप खुद जाके देख लो मंदिर में, आप जाओ वहाँ पे, भाई जो लाइन में लगते थे वो हमेशा लगते हैं, वो लगे रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लगते ही नहीं लाइन में और जो कहते ही हैं कि हम फ़ोन पे मत्था टेकना है, तो उनके मत्थे की व्यवस्था हो गई। 2 करोड़ रुपया उसमें आ भी चुका है। एक अभी सज्जन आए थे सरदार जी, उन्होंने वीडियो डाला हुआ, मैंने तो श्राप दे दिया कांग्रेस सरकार को। और मसला सिर्फ इतना था कि वो कहते थे कि मैंने मत्था वीआईपी तरह से टेकना है, लेकिन 1100 रुपये नहीं देने। तो बहुत कुछ बोल दिया। अरे भाई, हमारे बाद केदारनाथ मंदिर ने लगा दिए पैसे, बद्रीनाथ ने पैसा लगा दिए। आप वहां पे जाओ, दूसरे साउथ के मंदिरों में सारी जगह आप पर्ची कटवा के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शुरुआत हुई, आप साथियों ने सहयोग दिया तीनों चीज़ों में। और सरकारें सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी नहीं आई हैं कि हम आए और बैठ के चले गए, फैसले तो करने पड़ेंगे। और कुछ तभी जो है इस साल हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगभग 1000 करोड़ रुपए पे जा रहा है। इस प्रदेश की आय के माध्यम से 1000 करोड़ को जा रहा है। और हमने पावर्स दे दी, हेड कांस्टेबल को भी पावर दे दी, और उधर एआरटीओ को भी पावर दे दी कि वो मौके पे ही जो चालान का भुगतान ले ले, ताकि लोगों को अदालतों में ना जाना पड़े। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जो हम कर रहे हैं, छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन चर्चा करने वाले करते हैं। अब हमारे अभी साथी हमारे अवस्थी जी बात कर रहे थे, त्रासदी का समय आया, आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई। हम सच्चाई से आपको बोलते हैं कि प्रदेश का लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। और हमने अपने स्रोतों से 4500 करोड़ रुपया पैकेज के लिए दिया है हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों के लिए। और हमें केंद्र से पैसा नहीं मिला। जो भी खबरें, ऐसी खबरें छाप रहे हैं, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो हमें नहीं मिला। हमें आज भी हम कह रहे हैं, आपके माध्यम से, आपसे ज़्यादा बात पहुंचाने वाला कोई हो नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि केंद्र ने अगर हमें पैकेज नहीं देना जिसके लिए हमने आग्रह किया, तो कम से कम हमारा क्लेम तो दे दें। क्लेम हमारा 5000 करोड़ रुपए का बनता है, जो नियमों के तहत बनता है कि जितना नुकसान हुआ उसमें जो है पूरे फॉर्म भरवाए जाते हैं कि जी आपकी ये पानी की स्कीम को नुकसान हुआ, ये आपकी सड़क को हुआ। उसमें क्लेम बनता है कि अगर पैकेज नहीं देना तो क्लेम के तहत कितना बनता है। कम से हमारा 5000 करोड़ का क्लेम बनता है, वो तो हमें दिया जाए। लेकिन लगातार ये बात कहना कि जी इनको मदद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आज के
इस कार्यक्रम में आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां आप सबको भी मालूम है। मैन पावर पे खतरा मंडराता ही रहेगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, जिस इसकी आबादी को आप देखें, हमें हमारा जो हर व्यक्ति को काम कैसे मिले, कैसे हमने नौकरियां देनी है, वो भी कंसर्न हमारा साथ में ही है। हम इसको इस्तेमाल कैसे करें? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, फेसबुक का इस्तेमाल हो सकता है, ट्विटर का इस्तेमाल हो सकता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसकी भविष्य की चुनौतियों में हमने किस ढंग से, आज आप देखें अमेरिका जैसे लोग अपने देश में दूसरे देशों के लोगों को नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। कई और देश हैं जो कहते हैं कि आपको हम नौकरी नहीं करने देंगे, हमारे लोगों के लिए नौकरियां हैं। तो हमारा देश तो बहुत बहुत बड़ा देश है। हमें अपने लोगों को किस ढंग से, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में किस ढंग से हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है, लेकिन हमें अपने लोगों का ख्याल भी करना है। और जब आपके सामने टेक्नोलॉजी के पत्रकार आ गए, पत्रकार तो वैसे ही माननीय है। मुझे आज भी याद है कि जब हमने शुरुआत की थी तो सेक्रेटेरिएट में कुछ IAS अफसर कहते हम हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा हम आपको पढ़ाएंगे, और हमने उनको अखबार पढ़ाई। पहले उन्होंने टॉयलेट में जाके पढ़ी, और फिर धीरे धीरे जो है उनको लगा कि नहीं, अखबार तो पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए पत्रकारिता में बहुत बहुत दम है, आपकी बाजुओं में बहुत दम है। आपके दिमाग जो है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं आगे आपके ब्रेन दौड़ रहे हैं आपके। तो इसलिए जो आप करोगे वो आप ही कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने भी कहा, तीनों साथियों ने हमारे ये कहा कि जो इंसान कर सकता है वो कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। ना उसमें संवेदनाएं होंगी, ना उसमें कोई और अभिव्यक्ति होगी। वो तो इंसान ही कर सकता है, वो इंसान करेगा। इसीलिए इंसान सबसे ताकतवर है।